नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो, क्योंकि इतने भयंकर पैंडेमिक है इस समय, तो अपना सेहत का ध्यान रखना ही चाहिए। आप अगर सेफ़ हो तो आपके पूरे परिवार भी सेफ़ है। तो बस आपको जितने प्रिकॉशन लेने होते हैं सारा प्रिकॉशन लो, हमेशा मास्क लगा के ही रहो, और जो भी हो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको आपको डिस्टेंस को पालन करना है और डिसिप्लिन रूप से रहना है, ताकि आपकी जो आगे की लाइफ हो वो एक अलग लेवल का एक सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, तो आज है 26 मई और 26 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ, और जो भी आज का करंट अफेयर्स है उसके अलावा जो और एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्नों को मैं डिस्कस करूँगा। तो कहीं मत जाइएगा आप लोग, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ना मेरे पैकेट में कुछ आ रहा है और ना ही आपके पैकेट से कुछ जा रहा है। बस यही मिलता है कि हम मोटिवेट होते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि मुझे मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रेगुलर अपडेट पाने के लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन के साइन को टैप करना है, ताकि जो भी हमारी तरफ से अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले आज पढ़ना क्या क्या है उसको देखते हैं। तो आज पढ़ना है इंटरनेशनल न्यूज़, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ होंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होंगी जिसको आपको जो भी आपको भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसका कुछ होगा नेशनल न्यूज़ होगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट बुक्स ऑथर होगा जो कि जिसे अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है, और एक अवार्ड एंड ऑनर से प्रश्न होंगे। कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे, ये नहीं कि अगर जो इधर 1 2 3 4 5 दिया है तो 5 ही प्रश्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का हेडलाइन, क्या क्या हेडलाइन है, क्या क्या प्रश्न है वो देख लीजिए। ठीक है, तो पहला हेडलाइन क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 की विजेता वलेरिया लुसेली बनी है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 का भी रिसेंटली में ये प्राइज वितरण हुआ, जिसमें वलेरिया लुसेली जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, और उनका ये बुक था लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव। ठीक है, लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव, तो ये पुस्तक था इनका, जिनका नाम क्या है, वलेरिया लुसेली। ठीक है, तो इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र जून 2022 तक विंडोज़ 10 के कुछ संस्करणों के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो है, जिस तरीके से क्रोम एक ब्राउज़र है उसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउज़र है। तो ये जो है विंडोज़ 10 के कुछ संस्करणों के लिए मतलब 15 जून 2022 तक बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ के बारे में कुछ विस्तृत रूप से देखेंगे जब इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे तब। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है कि 2021 का पहला अटलांटिक तूफान का नाम एना है। तो ये एना स्टॉर्म जो है वो अटलांटिक तूफान का नाम है। ठीक है, अन्य जगह पे जहाँ मतलब का प्रशांत महासागर है वहाँ तूफान आता है, उसको क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा कब, जब मैं इस प्रश्न को डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखिए अगला न्यूज़ क्या कहता है। अगला न्यूज़ है कि भारतीय मूल की महिला अन्वी भूटाली ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये भारतीय मूल से संबंध रखते हैं, मतलब भारत से संबंध रखते हैं, ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इनका नाम है अन्वी भूटाली, जो कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चयनित हुआ है। ठीक है, अब अगला न्यूज़ क्या है कि माली देश के सैन्य शासन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया। अभी रिसेंटली पिछले साल से ही माली में आपका सैन्य शासन जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है कुछ ज़्यादा ही हो गया, और यहाँ के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सारे लोग का पावर कम हो गया, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जो आपका इलेक्शन हुआ ना, वहाँ पे जो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय है वो उनको वैध नहीं बताया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा तब जब मैं इसका प्रश्न का एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये माली का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है कि सिंगापुर देश ने 1 मिनट में कोविड-19 को पता लगाने के लिए अस्थायी रूप से ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की मंजूरी दी है। तो ये ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जो है उसके द्वारा क्या होगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसके लिए ये है, और सिर्फ 1 मिनट में, महज 60 सेकंड में आपको पता चलेगा कि आप कोविड से संक्रमित हो या ना हो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा मतलब आपको रिसर्च किया गया है, जो कि अभी क्या कि आज लोग रिसर्च मतलब आपका चेक कराते हैं और आपका 4 दिन 5 दिन बाद आपको मिलता है कि आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा स्टेप है, जिससे लोगों को पता चल पाएगा कि आप कोविड से संक्रमित हो या नहीं संक्रमित हो। तो ये सिंगापुर देश के द्वारा ये आपका रिसर्च किया गया। ठीक है, चलिए अब कुछ नेशनल न्यूज़ है उसको देख लेते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। तो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट किए थे उनका नाम डॉक्टर
हर्षवर्धन था, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक हो गई है। तो भारत से अधिक हो गया है बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। तो इस प्रश्न के बारे में बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि कब, जब इस प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ थे। तो चलिए प्रश्नों का रुख करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र जून 2022 तक विंडोज़ 10 के कुछ संस्करणों के लिए बंद कर दिया जाएगा। जो विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP है ना, तो वहाँ पे विंडोज़ 10 के कुछ संस्करणों के लिए 2022 तक जो है एक इंटरनेट ब्राउज़र है जो कि बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इसको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के लिए विच इंटरनेट ब्राउज़र विल बी रिटायर्ड फॉर सर्टेन वर्जन ऑफ विंडोज़ 10 बाई जून 2022। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिस तरीके से आप देखते हो फ़ोन में क्रोम होता है ना, उसी तरीके से पीसी में भी क्रोम होता है और उसी तरीके से आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या है, रिटायर किया जा रहा है। ठीक है, ये जो है अब सेवानिवृत्त किया जा रहा है। इसके जगह पे क्या है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का जगह ले रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्यों आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर क्यों किया जा रहा है और माइक्रोसॉफ्ट एज को क्यों लाया जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एज है वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर के कंपैरिजन में अधिक सुरक्षित, तेज और आधुनिक ब्राउजिंग आपका तकनीक है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका प्राइवेसी, जो आपका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर्पज से भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा और काफ़ी तेज़ भी है और काफ़ी सुरक्षित भी है। ठीक है, तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एज जो है लाया जा रहा है। और भी कह लीजिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे आपका ब्राउजिंग टैब हो गया, ब्राउजिंग टैब मैनेजमेंट हो गया, जिसमें आपका स्लीपिंग टैब फीचर होता है, उसके बाद वर्टिकल टैब होता है, उसके बाद फिर एज कलेक्ट आदि प्रकार के बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपका माइक्रोसॉफ्ट एज में प्रोवाइड की जा रही है। इसीलिए जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज को लाया जा रहा है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि यह जो है सुरक्षा पैच जारी करता है। इसमें जो है कि आप क्या ब्राउज कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, तो बहुत प्रकार का ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। कहीं भी डेटा वगैरह लीक नहीं करता है। ठीक है, जो भी आपका मेलवेयर होता है, मेलवेयर कह लीजिए, जो वायरस वगैरह आपके ब्राउजिंग के माध्यम से आपके सिस्टम में घुसता है, वो उसको भी प्रोहिबिट करता है, उसको भी ये रोकता है। तो कुछ तरीके से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एज लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक चीज़ जान लीजिए कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो कब आया था। तो ये 1995 में ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था, जो किसका काम किया था, वेब ब्राउज करना, कोई भी चीज़ को सर्च करना। ये जो था वो पहला प्रश्न था कि कौन सा इंटरनेट ब्राउज जून 2022 तक विंडोज 10 के कुछ संस्करणों के लिए बंद कर दिया है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देख लीजिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब लॉन्च किया गया था। तो मैं पहले ही बता दिया कि 1995 में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सुगाकू उपयोग के लिए तैयार है, इसे किस देश ने बनाया। तो ये जापान के द्वारा ये सुगाकू कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, अब अगला न्यूज़ क्या है कि अगला एक्स्ट्रा मसाला का प्रश्न क्या है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो ये परम। देखिए ये जो सारे प्रश्न है एक्स्ट्रा मसाला का, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध करंट अफेयर से नहीं है, लेकिन इसका संबंध करंट अफेयर से है भी। क्यों है, क्योंकि आपका जो भी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का न्यूज़ आ गया, तो अब उसी से लिंक करके आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रश्नों को यहाँ पे डाला गया है। अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया। तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में ये भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था, जो स्टैटिक का कैलकुलेट करने के लिए ये कोलकाता में बनाया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, अब अगला न्यूज़ क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का ये जो परम सिद्धि जो है वो 63rd रैंक प्राप्त हुआ। तो ये कुछ न्यूज़ थे, ये कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार
2021 के विजेता कौन बनी है। रिसेंटली हु बिकेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड 2021, जिनका नाम है वलेरिया लुसेली। वलेरिया लुसेली जी को लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जो है वो डबलिन सिटी काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। डबलिन का है तो ये आयरलैंड में है, तो ये डबलिन सिटी काउंसिल आयरलैंड के द्वारा ये जो है साहित्य डबलिन साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया जाता है, जिसमें आपका 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख आपका यूरो कह सकते हो, ये यूरो का साइन होता है ना, यूरो दी जाती है। जिसमें आपका कोई भी बुक हो गया, अगर जो बुक कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो क्या सबसे पहले क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जो उसके लेखक हैं उनको मिलेगा आपका $75,000, ठीक है, $75,000 मिलेगा। तो डॉलर नहीं, यूरो। और जो उसके ट्रांसलेटर हैं उनको मिलेगा 25,000, आपका 25,000 यूरो मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब अवार्ड जो है वो डबलिन सिटी काउंसिल आयरलैंड के द्वारा आयरलैंड के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है इस पुस्तक का नाम क्या है, लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव। लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव के लिए ये अवार्ड इन्हें वलेरिया लुसेली जी को दिया गया। देखिए आपके एग्जाम में अनेक तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव के लेखक कौन है। अब देखिए ये पुस्तक क्यों दिया गया, क्योंकि इसे डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या प्रश्न ये पूछेंगे कि हाल ही में वलेरिया लुसेली जी के पुस्तक को डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 के मतलब विजेता बनाया गया, तो इनका पुस्तक का नाम क्या है। तो अन्य 3 पुस्तक का नाम हो जाएगा, एक पुस्तक का नाम लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव रहेगा। तो ये सब प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका डबलिन साहित्य पुरस्कार है वो पहली बार कब दिया गया था, तो 1996 में, 1996 से ये अवार्ड दिया गया था। और ये जो था उस समय दिया गया था आपका डेविड मेलोफ का आपका नॉवेल था जिसका नाम था रिमेंबरिंग बेबीलोन के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया था। कब, 1996 में, जिनका नाम क्या था, डेविड मॉलफ, ठीक है। रिसेंटली लास्ट जो ईयर मिला था ये अवार्ड आई थिंक 2022 में, उनका नाम था आपका एना वंस का पुस्तक था मिल्कमैन। तो मिल्कमैन के लिए लास्ट ईयर अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अब कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कि इसका एक्स्ट्रा मसाला में, उसको एक बार देख लेते हैं कि हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो इनका नाम क्या है, अजंता नियोग जी को पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या कि 93 ऑस्कर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने वाले एशिया मुल्क की पहली महिला कौन बनी है। तो उनका नाम क्या है, कोलो झाओ को 93rd ऑस्कर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड पाने वाले एशिया मुल्क के पहली महिला बन गई है। अब अगला प्रश्न क्या है कि नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 के विजेता कौन बनी है। तो इनका नाम है रुमेना सिन्हा सिंघल जी को नेशनल मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का विजेता कौन बनी है। तो इनका नाम लुइस ग्लुक है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी। तो इनका नाम है कमला हैरिस। तो ये सारे प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस पड़ोसी देश के प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम भारत से अधिक हो गया है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट द पर कैपिटा इनकम ऑफ विच नेबरिंग कंट्री हैज़ एक्सीड इन डेट ऑफ इंडिया। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बांग्लादेश की आपके प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये जो है बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से अधिक हो गया है, ठीक है। देख लीजिए आप, अभी बांग्लादेश भी हम लोग को आपका ये मतलब दे रहा है, क्या दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है, किस लिए, पर कैपिटा इनकम में। आपको पता हो कि बांग्लादेश जब 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बना था तो उसकी गिनती जो था वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती थी, ठीक है। बांग्लादेश का जनघनत्व भी जो है मतलब जनघनत्व क्या बोलते हैं, जनघनत्व किसको कहते हैं कि मतलब बहुत मतलब कोई एक एरिया है और उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो बांग्लादेश का जो जनघनत्व है वो भारत की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। तब भी जो है इस कंडीशन है, इसके साथ जो आपका इधर रिसेंटली प्राकृतिक आपदा हुआ उससे भी बांग्लादेश काफ़ी परेशान रहा है, लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश
अभी आगे बढ़ता जा रहा है और भारत को कई मामलों में आगे निकलता दिख रहा है, ठीक है। भारत से कई मामलों में ये आगे निकलता दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जो पहले जो था इसका था आपका पर कैपिटा इनकम, वो आपका 2064 था, ठीक है। कितना था आपको मैं अच्छी तरीके से लिखता हूँ, 2064, और अभी कितना हो गया है, $2227, $2227 अभी हो गया है। अब पहले कितना डॉलर था, $2064। तो मोटा मोटी कह लीजिए कि 9% का ग्रोथ हुआ है, 9% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अभी भारत का कितना है, $1947, जो कि बांग्लादेश से $280 कम है। तो देख लीजिए इस तरीके से जो है बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से आगे बढ़ रहा है। चलिए आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि मतलब जो पर कैपिटा इनकम होता है किसे कहते हैं। छोड़िए आप क्या बताइए, मैं ही बता देता हूँ। आप लोग इतना मेहनत नहीं कीजिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतना मेहनत करो। तो पर कैपिटा इनकम होता क्या है, ये आपका इकोनॉमिक्स का टर्म है और आप लोग को जानना चाहिए। आप लोग कई विद्यार्थी जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि किसी देश या राज्य या नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है, ठीक है। जो भी होता है एवरेज इनकम होता है, और इसका जो है अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़कर क्षेत्र की कुल जनसंख्या, जो उस एरिया का कुल जनसंख्या होता है, उससे विभाजित किया जाता है, तब जाके पर कैपिटा इनकम निकलता है, ठीक है। कह लीजिए कि जैसे आपका हम एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 लोग जो है जो 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो उसका एक एवरेज आय निकाल लेंगे और एवरेज आय निकाल के बटा में जितना लोग रह रहे हैं उसको में नीचे डिवाइड कर देंगे, तो वही होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम समझ गए। तो ये जो है वो बांग्लादेश जो है वो भारत से आगे निकल गया है। हालांकि जो आपका इकोनॉमिक्स आउटलुक जो जारी किया गया था IMF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो जारी किया जाता है, उसमें बताया गया था कि 2025 तक जो है 2025 तक बांग्लादेश जो है वो भारत से पर कैपिटा इनकम में आगे निकल जाएगा। लेकिन देख लीजिए 2021 में ही आगे निकल गया है, ठीक है। तो जो भी है आगे निकला है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए एक्स्ट्रा मसाला कुछ प्रश्न है कि एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं की आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है। तो अभी मैं बताया आपको कि राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान भारत के उनके मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था में है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या माना गया है। तो 2011 से 12 आधार वर्ष है, बेस ईयर है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, तो CSO को द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ा को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नॉमिनल GDP के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो ये जर्मनी जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का देश है और जो भारत है वो 5वीं है। तो ये कुछ प्रश्न था आपका इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न था जो आप लोगों को जानना था, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला न्यूज़ है कि 2021 का पहला अटलांटिक तूफान का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट अटलांटिक साइक्लोन स्टॉर्म ऑफ 2021। अभी रिसेंटली मैं परसों आपको बताया था एस तूफान, अभी एस तूफान आया था, और अभी है एक ऐना तूफान। अभी आपका रिसेंटली बहुत सारे तूफान, अभी आपका जून से ही तूफान का सिलसिला स्टार्ट होता है। तो ये जो ऐना तूफान है वो अटलांटिक तूफान के मतलब अटलांटिक ओशन के आसपास में ये आया है, ठीक है। अभी नेशनल हरिकेन सेंटर मियामी के अनुसार, आपका जो नेशनल हरिकेन सेंटर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि बरमूडा में बारिश के कारण उपोष्ण कटिबंधीय तूफान ऐना अटलांटिक महासागर में उत्तर पूर्व की ओर आ रहा है, ठीक है। इस अटलांटिक तूफान से भूमि में कोई भी नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब जल्द ही आएगा और जल्द ही समाप्त हो जाने का चांस है, इससे कुछ ज़्यादा जान माल का हानि नहीं है, ठीक है। ये जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये बहती हुई ये तूफान है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका बरमूडा एरियाज़ के आसपास में ये आया है, ठीक है। देखिए जिस तरीके से आपका जब ये हरिकेन का नाम सुने, अभी मैं बताया था ना कि नेशनल हरिकेन सेंटर, तो ये जो अटलांटिक में जो आपका अटलांटिक ओशन के आसपास में जो तूफान आता है उसको बोलते हैं हरिकेन,
अटलांटिक ओशियन और उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में जो आता है आपका तूफान आता है उसको बोलते हैं हरिकेन। उसी तरीके से उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में जो आता है उसको बोलते हैं टाइफून, और एक दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो आता है उसको बोलते हैं साइक्लोन, जो आप लोग सारे लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो अटलांटिक तूफान जिसे उष्णकटिबंधीय तूफान भी कहा जाता है वो अटलांटिक महासागर में बनने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह आमतौर पर जून और नवंबर के महीने में बनता है। ठीक है, तो ये जो है उसका नाम ऐना है, जो कि पहला अटलांटिक तूफान है। ठीक है, ये अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन है जो आप लोग को जानना चाहिए, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो ये अम्फान आया था वो उसका सेंटर क्या था, ये बे ऑफ बंगाल में इसका कहर रहा था। आपका निसाग है वो अरबियन सी में, क्यार है जो कि अरबियन सी और गल्फ ऑफ एदेन में आया था, वायु जो है वो अरबियन सी में, फैनी तूफान आया था इंडियन ओशन में। फिर आपका तौकते का आप लोग प्रकोप जाने ही होंगे, महाराष्ट्र गुजरात कितना प्रभावित हुआ आप लोग सबको पता होगा। ठीक है, तो ये अरबियन सी में, और यस तूफान बे ऑफ बंगाल में आया। ठीक है, तो ये था 2021 का पहला अटलांटिक तूफान जिसका नाम ऐना था। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो अच्छा से समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फॉरगेट नहीं करो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर इसका संबंध भारत से कहीं ना कहीं है, इसलिए ये प्रश्न को आपको जानना चाहिए। और आपके एग्जाम में कभी कभी गलती से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे चांस इसका पूछने का 0.0001 है। ठीक है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, अगर जो आ गया तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि भारतीय मूल की महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई, उनका नाम क्या है? अ वुमन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन, व्हाट इज हर नेम? इनका नाम है अन्वी भूटानी जी को भारतीय मतलब ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको जानना चाहिए और मैं आप लोग के बीच डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है नीरा टंडन। तो ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल याद रहना ही चाहिए। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है रेखा शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मैरी कॉम। प्रथम स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महिला निदेशक कौन है? तो इनका नाम इंदिरा नोई है। नासा के कार्यवाहक प्रमुख कौन है? तो भव्यालाल। और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सिन्हा। तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की? हु अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग चेयर्ड द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? तो ये जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जिनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनके द्वारा 74th विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्षता की गई। ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। अब कुछ और प्रश्न है जो कि एक्स्ट्रा मसाला के लिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या, किस देश ने पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG बैठक की मेजबानी की? तो ये भारत के द्वारा पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की गई। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि 22वीं G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन सह मेजबानी यूरोपीय आयोग किस देश के द्वारा किया गया? ये यूरोपीय आयोग और इटली के द्वारा ये 22वीं G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि सबसे पहले 9 बुखारेस्ट 9V9 किस तरह ब्लॉक के 9 एक समूह है? तो ये जो बुखारेस्ट 9V9 जो है वो नाटो का एक समूह है। तो ये कुछ और प्रश्न थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, मायने रखते हैं, जो आपको याद होना। अगला प्रश्न है कि किस देश के सैन्य शासन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया है? विच कंट्रीज मिलिट्री regime हैज अरेस्टेड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर? तो ये माली देश के द्वारा सैन्य शासन ने, मतलब उधर जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पावर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो सेना का पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, बीते वर्ष आपके मई से राष्ट्रपति को जनता का विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और उस समय जो देश की सर्वोच्च अदालत जो था वो विवादित संसदीय चुनावों को नतीजों को नकार दिया था। मतलब उधर जो आपका संसदीय जो इलेक्शन हुआ था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको सही नहीं बताया गया था। और उसी समय जो था वो सेना का डोमिनेशन स्टार्ट हो गया था और सेना जो थे वहाँ का जो सेना जो पावर्स है, जो आपका सेना पावर है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगे आपका पॉलिटिकल पावर पे। और उसके बाद क्या हुआ,
वो जो आपको देखने को मिल ही रहा है। उसके बाद जो भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पोस्ट पे जो भी लोग थे, उनको सारे लोगों को सेना के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा था, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस देश के लिए मतलब आपका कह लीजिए कि शांति की ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो ये जो है वो माली के आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया, किसके द्वारा? सैन्य शासन के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रश्न से संबंधित तो नहीं है, लेकिन इस प्रश्न से थोड़ा बहुत लिंक आप कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे कंट्री है और उसके कैपिटल है और उसके करेंसी है जो आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कंट्री का नाम है अफगानिस्तान, जिसका आपका कैपिटल है काबुल और उसका जो करेंसी है वो अफगानी है। इधर रिसेंटली कुछ बहुत सारे कंट्री न्यूज़ में रहे थे, तो वो वही सब कंट्री को यहाँ पे इकट्ठा किया गया। अगला है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है? कैनबरा, आप लोग सबको पता होगा, और इसका जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अब अगला कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश, जिसका कैपिटल ढाका है और ढाका का कैपिटल मतलब बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टका है, ठीक है। अब अगला और कंट्री का नाम क्या है? भूटान। भूटान का कैपिटल कहाँ है? आपको सबको पता होगा, थिम्पू, और मतलब भूटान का जो आपका करेंसी है उसको बोलते हैं नगल ट्रूम बोलते हैं, ठीक है। अगला कंट्री का नाम है ब्राज़ील, और ब्राज़ील का राजधानी आप लोग सबको पता होगा ब्रासीलिया, और ब्राज़ील का जो करेंसी है उसको बोलते हैं रियल। कनाडा का राजधानी ओटावा है और उसका जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। उसका फिनलैंड का कैपिटल हेलेंस्की है और उसका जो करेंसी है वो यूरो है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, आप लोग सबको पता होगा, और इसका भी करेंसी यूरो ही है, ठीक है। अगला मतलब कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल कहाँ है? जकार्ता, और जकार्ता का मतलब आपका इंडोनेशिया का जो करेंसी है वो रुपया है। रूपी मतलब रुपया नहीं, आपका जो भारत का रुपया है वो नहीं है, रूपी बोल सकते हैं। ईरान का कैपिटल है तेहरान, और तेहरान मतलब ईरान का जो करेंसी है वो रियाल है। तो ये कुछ कंट्रीज़ था और उसका कैपिटल था जो आपको जानना चाहिए, और उससे कुछ संबंधित मतलब कह लीजिए कि कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, तो ये आपको बिल्कुल जानना ही चाहिए। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? किस देश ने 1 मिनट में कोविड-19 को पता लगाने के लिए अस्थायी रूप से ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट मंजूरी दे दिए है? विच कंट्री हैज़ टेम्पररी अप्रूव्ड द ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट टू डिटेक्ट कोविड-19 इन अ मिनट? ये सिंगापुर के द्वारा 1 मिनट में, महज 60 सेकेंड में आपको पता चलेगा कि आप कोविड पैंडेमिक से प्रभावित हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है, जहाँ पे आपका इंडिया में आप अगर जो कराते हो, आपका एंटीजन रिपोर्ट आता है, या फिर आपका जो भी रिपोर्ट आता है, कोविड का रिपोर्ट आता है, उसके आने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे सिंगापुर में सिर्फ 1 मिनट में मतलब आप वहाँ पे जाओगे, अपना फूंक मारोगे, और फूंक मारने से आपको वहाँ पे पता चलेगा कि आप कोविड से पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये सिंगापुर के द्वारा काफ़ी अच्छा रिसर्च किया गया है, और वहाँ पे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की मंजूरी दी गई है। तो कहाँ दी गई है? सिंगापुर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अन्य प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि कोरोना के बढ़ते हुए कहर से निपटने के लिए किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोनोटेक की मंजूरी दे दी है? तो ये भी जो है वो सिंगापुर में ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अगला है ICMR ने कोविड-19 को टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है? तो कोविसेल्फ से आप कोविड से पॉजिटिव हो या कोविड से नेगेटिव हो, वो आप बिल्कुल खुद से चेक कर सकते हैं। सेल्फ मतलब होता है खुद, ठीक है। सेल्फ मतलब होता है स्वयं से आप चेक कर सकते हो कि आप कोविड से पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है? तो ये फालतू का इसका दिमाग जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, फालतू चीज़ों में ज़्यादा चलता है। तो कौन कंट्री है? चाइना जो है वो लाइन ऑफ सेपरेशन कहाँ बना रहा है? माउंट एवरेस्ट पर। भाई कौन तुमको माउंट एवरेस्ट से मतलब इधर कर रहा है यार, जो तुम लाइन ऑफ सेपरेशन बना रहे हो? तो कुछ भी बैठे काम नहीं रहता है, तो कुछ से कुछ कर लो भाई, कैसे भी न्यूज़ में तो रहना है ना, हम लोग के लिए क्वेश्चन बढ़ाना है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन डीपीकोवैन नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? ये DRDO के द्वारा डीपकोवैन नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया गया है। अब अगला प्रश्न क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कोरोना से लड़ने के लिए किस चीनी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ये सिनोफार्म जो है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO के द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए ये वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोग को देना था और आप लोग के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से इस प्रश्न का आंसर दिया भी गया। प्रश्न क्या था कि राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वेन इज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये हर साल 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर राजपाल अग्रवाल, निशु कुमार, सनाया शर्मा, रिया रियांजली और अग्रिता कुमारी के द्वारा दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से दिया भी गया। इसी तरीके से आप हर दिन आंसर किया कीजिए, और जो लोग नहीं करते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किया करो भाई, आंसर किया करो, इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ये जो प्रश्न है वो आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है। प्रश्न क्या कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की कैश की सूची में कौन शीर्ष पर है? हु टॉप द 2021 लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग एथलीट्स? ऑप्शन ए लियोन मेसी, ऑप्शन बी लेब्रॉन जेम्स, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ऑप्शन डी कॉनर एमसी ग्रॉग। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। होपफुली आप लोग आंसर भी दोगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, इसका रिप्लाई, इसका आंसर जो है वो कमेंट में दो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।